स्वदेशी प्रेमी बहनों एवं भाइयों, आज स्वदेशी वाणी में जिस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने की विषय है वो आप सब लोग रोज सुन रहे हो। पिछले 2.5-3 महीनों से किसान आंदोलन सारे देश में ही नहीं, अब तो दुनिया में भी कुछ चर्चा का विषय बन गया है। बहुत से कार्यकर्ता भी पूछते हैं, सतीश जी ये कब खत्म होने वाला है, ये है क्या, ऐसी क्या बात है, सरकार खत्म क्यों नहीं करती, किसान अड़े हुए क्यों हैं। बहुत से लोगों को ये चीजें पता नहीं है। यहां तक हिसाब किताब क्या है कि एक कार्यकर्ता मेरे को एक बार कहने लगा, सतीश जी आज आप एक बैठक लेने वाले हो, इसमें एक बार ना ये एमएसपी है क्या चीज। मैं क्यों मेरे को भी पता नहीं है, एमएसपी का शोर बहुत है। तो आज ये सोचा कि चलो आज उसी के ऊपर ही चर्चा करते हैं। तो पहले तो एक बात हम ध्यान कर लें कि ये जो कृषि कानून लाए गए हैं, ये कृषि कानून इस अगस्त में लाए और सितंबर में ये पारित हुए हैं। शायद 10 सितंबर को ये लोकसभा में लाए गए और 17 सितंबर को ये पारित किए गए हैं। वैसे अगस्त में ही जब ये पहली बार पब्लिक डोमेन में डाले गए कि भी ऐसे 3 कृषि कानून लाए जा रहे हैं, उस समय पर ही पंजाब में छोटा मोटा इसके ऊपर शोर मच गया था। हैं क्या? तो 3 ये कानून हैं कृषि क्षेत्र के। पहला क्या है? पहला कानून है, और आज किसान जो है अपनी फसल जो है, खासकर हमारे पंजाब हरियाणा में तो खासकर ऐसा है, बाकी जगह पर भी ऐसा है, मंडी में जाकर बेचता है। उसको बोलते हैं एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, और वहां पर जाकर बेचते हैं। तो अब उसमें एक वो किया गया है कि अगर किसान चाहे तो मंडी से बाहर भी किसी जगह पर बेच सकता है, पहले नहीं बेच सकता था। क्यों? सरकार का कहना है कि मंडी वाली ये व्यवस्था जो है ये 1955 में आई थी, इसको 70 साल हो गए हैं, ये बहुत पुरानी हो गई है। तो जैसे कोई पुराना मकान हो जाता है तो उसको तोड़ फोड़ के जरा दोबारा बनाना पड़ता है। इस मंडी में बहुत सी कमियां हो गई हैं, बहुत सी दिक्कतें आ गई है, बहुत सा भ्रष्टाचार हो गया है, किसानों को भी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए अब बाहर भी बेचने की एक वैकल्पिक मंडी जैसा बाहर भी कहीं बेच सके ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। तो एक ये है पहला कानून कि आप मंडी से बाहर भी कहीं बेच लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि कोई व्यक्ति कहता है कि क्या नाम है सरदार जी या किसान को, भाई ऐसा कर, मेरे को ना टमाटर की ना वो लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तुम ऐसा करो इस बार गेहूं या चावल की बजाय ना अपने 10 एकड़ के ऊपर और टमाटर लगा दो, मैं तुम्हारे से टमाटर, हमारे से रेट, मैं बीज दे दूंगा तुम्हारे को, तुम क्या नाम है पानी लगाना, इसको तैयार करना, सारी फसल मेरी। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई कानून नहीं था, हालांकि हो रही है काफी जगह पर, लेकिन उसको एक विधिवत रूप देने के लिए कानून एक प्रक्रिया बना दी। अच्छा भी इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कोई भी आए और किसान से अपनी खेती करवा ले, और किसान को भी वो है फायदा कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले से ही फसल का दाम तय हो जाएगा और फिर उसको बेची जाएगी। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये क्या है कि भाई कुछ लोग जो है वो फसलें जो है, कृषि की फसलें, ये स्टोर करना चाहते हैं। क्यों? पहले तो कभी फसलें जो है वो बहुत कम होती थी, अब तो सरप्लस है, सरकार के गोदाम भरे पड़े हैं, तब भी फसल सरकार भी चाहती है कोई बाहर रख ले। किंतु अभी नियम ये कि है 1960 का नियम है या 65 का अधिनियम हो, 60 का है शायद अधिनियम, कि उसमें एक निश्चित मात्रा से अधिक कोई भी रख नहीं सकता। तो इसलिए प्राइवेट क्या नाम व्यापारियों को ये छूट है कि अगर आप चाहो तो फसल बहुत ज्यादा हो रही है तो आप अपने पास रख सकते हो, और जब आप चाहो विदेश में बेचना हो, कहीं पर बेचना, बेच सकते। इसको उन्होंने तीसरे दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में मात्रा में रखने में छूट दी है। तो ये 3 कानून दिए हैं। अब है क्या कि ये 3 कानून बने कब थे?
एक तो 1955 में बना कानून, एपीएमसी एक्ट का, मंडी एक्ट बनाई गई। फिर क्या नाम है, एमएसपी आया 1965-66, और वस्तु अधिनियम भी आया शायद 60 में, ऐसा कुछ है, इसी समय 60-70 के दशक। ये उस समय पर आए, सी सुब्रमण्यम हुए हमारे कृषि मंत्री, वो ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाए थे। कॉन्सेप्ट तो पहले चलता था, उन्होंने कानून बनाया इसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। उस समय पर देश में खाद्यान्न की बहुत कमी थी, हमारे पास खाने पीने की चावल गेहूं हमारे को बाहर से विदेशों से मंगवाना पड़ता था। तो अपने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और कहा कि कम से कम इतनी कीमत सरकार ही दे देगी, आपको कहीं दाएं बाएं की जरूरत नहीं है। और इसलिए 1965 में ये कानून बना एमएसपी का कि आप ये लाओ, जैसे मुझे याद है शायद उस समय 74 रुपए और गेहूं का मूल्य निकाला गया, और शायद 80 रुपए या 78 रुपए चावल का क्विंटल का मूल्य निकाला गया कि आप अगर बना के दोगे हमारे को तो हम इतना तो पक्का ले लेंगे। उससे किसान प्रोत्साहित हो और किसान गेहूं और चावल उगाए ताकि हमारे को उससे ना लेना पड़े। तो ऐसा करके उस समय पर एमएसपी की प्रक्रिया ये 1965-66 से शुरू हुई है, आज तक चल रही है। धीरे धीरे करके इसमें और भी चीजें और भी वो जुड़ती गई। शुरू में तो गेहूं चावल था, बाद में गन्ना जुड़ गया, बाद में दालें जुड़ गई, बाद में कपास जुड़ गया, और ऐसे काफी सारी चीजें जुड़ गई। इसका फायदा हुआ, और फायदा ये हुआ कि सारे देश में धन धान्य भरपूर हो गया, और जो देश किसी समय पर इन चीजों के लिए, खाद्यान्न के लिए विदेशों पर वो था, आश्रित था, अमेरिका से हम लोगों को PL 480 का समझौता करना पड़ा था। और आपको याद हो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की थी कि सोमवार रात्रि को भोजन मत करिए ताकि कुछ अनाज बच सके और सब लोग खा सकें। उस समय पर हमारे को फूड की शॉर्टेज थी। अलग बात है कि इन 30, 40, 50 सालों में इतना अनाज हो गया, हरित क्रांति आ गई, यूरिया डाया, इसका सारा हिसाब किताब आ गया। कुल मिलाकर आज देश फूड के मामले में एक सरप्लस कंट्री हो। हम दुनिया भर को और चावल गेहूं भेज रहे हैं। इस बार तो हमने चीन को ही 10,000 टन भेजा है, 60,000 टन हम बांग्लादेश को भेज रहे हैं, 42,000 करोड़ का चावल हम प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग 25-26 हजार की बाकी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं, दालें वगैरह। ऐसा दालें तो हमारे नहीं होती इतनी एक्सपोर्ट, लेकिन गन्ने का, शुगर और बाकी सब चीजें ऐसा कर रहे हैं। अब ये अब स्थिति बन गई है उल्टी। पहले थी हम थे फूड शॉर्टेज, इसलिए एमएसपी आया था। सरकार का कहना है कि अब क्योंकि फूड बहुत ज्यादा है इसलिए हमारे को संभालना कठिन हो रहा है, और ये उसमें सड़ रहा है अपने उसमें, इसलिए हमारे को अब नए संशोधन लाने चाहिए और हमारे को किसानों की आय को बढ़ाने की कोई प्रक्रिया करनी चाहिए। अब हुआ क्या है वास्तव में, दूसरी बार इस सरकार के आने के बाद, बीजेपी की जो सरकार आई इसके आने के बाद इन्होंने जो चीजें की उसमें से एक ये जो काम किया कृषि के कानून लाने वाला, ऐसा लगता है कि थोड़ी जल्दी में आ गया। हम तो इतना भाई कानून के एक्सपर्ट नहीं है, कृषि के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं कि 3 पंजाब के बड़े नाम हैं एग्रीकल्चर के, बड़े नाम है। एक है प्रोफेसर सरदारा सिंह जोहल। ये सरदारा सिंह जोहल ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, भारत सरकार के एग्रीकल्चर के क्या नाम है सलाहकार रहे हैं, दुनिया भर के विशेषज्ञ माने जाते हैं, अभी हैं 93 साल के हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर एक ही दिन में ईरान ने अपना कानून, कृषि का कानून बदल के वहां पर कृषि में बदलाव कर लिया। वो भारत में, पंजाब में और भारत में कृषि क्षेत्र के पितामह माने जाते हैं। उनका कहना है कि इस समय पंजाब के किसानों को गेहूं चावल ये नहीं लगाना चाहिए, इसके कारण से वहां की जमीन खराब हो रही है, आगे के लिए किसानों को और ज्यादा दिक्कत चलने वाली है, और आप लोगों ने और अधिक और इसके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहिए। अब बिहार, यूपी, बंगाल वहां जाए ये गेहूं चावल। यानी कुल मिलाकर वो इस प्रकार के मोटे किसानों का जो कानून है इनका समर्थन कर रहे हैं। दूसरे, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह मान, वो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं,
वो भी 85-86 साल के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 लोगों की सदस्य की समिति बनाई कृषि विशेषज्ञों की, उनमें से एक थे वो। बाद में उनकी यूनियन ने कहा कि नहीं, हम इनको निकाल देते हैं और हम तो जाएंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने, और इसके कारण से क्या नाम है वो हो गया। लेकिन वो भी मानते हैं कि ये बिल जो है वो इतने खराब नहीं है। और तीसरा नाम है अमूल के रूपेंद्र सिंह सोढ़ी। वो सोढ़ी जी जो है फिरोजपुर के ही रहने वाले हैं, उनका बड़ा नाम है। उनका भी कहना है कि बिल तो इतने गड़बड़ नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने की जल्दी हुई है। वास्तव में हुआ यही है कि सरकार ने जब घोषित किया ये बिल, तो सबसे पहले अधिक इसका जो विरोध हुआ है, वो विरोध हुआ है पंजाब के, और पंजाब के भी मालवा क्षेत्र में। ये मालवा क्षेत्र कौन सा है? ये भटिंडा, मुक्तसर, संगरूर, बरनाला, पटियाला, ये जो लुधियाना, ये जो एरिया हैं, ये सारे उसी में आते हैं। इस सारे में भाजपा और बाकी के दलों का, बाकी के इस राष्ट्रवादी संगठनों का प्रभाव ना के बराबर है ही नहीं। लोकसभा का इनका अकाली दल के साथ हमेशा अलायंस रहा पिछले 30 साल में। वो माझा और दोआबा में भाजपा लड़ती थी, मालवा में तो कभी लड़ती नहीं थी। अब यहाँ पर कुछ वामपंथी विचारों की यूनियनें हैं, ये रज्जोवाल की यूनियन है, जोगिंदर सिंह उग्राहा की जो यूनियन है, सरदार सिंह सतनाम सिंह पन्नू की यूनियन है, दलोवाल की यूनियन है, जगजीत सिंह दलोवाल है, ये इनके लीडर हैं। ये वामपंथी रुझान के नेता है, अपने में इलाके में इनके काम है। वैसे कोई ये नेता कोई माड़े भी नहीं है, लेकिन रुझान वैसा है। इनकी सोच है कि नहीं, हमारी तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो भी हमारी मंडी की फसल है ये सरकार खरीदे। और इन्होंने शुरू से इनसे बातचीत नहीं हुई। अब वो हैं और मालवा के पुराने जट सिख हैं, तो इनको लगा हमारे से बिना बात किए हमारे बारे में कानून बनाने वाले ये कौन होते हैं, और वहां मिटिंग शुरू हुई। 25 सितंबर को भारत बंद की कॉल दे दी। हालांकि उसका प्रभाव तो पंजाब के अलावा बाहर नहीं हुआ खास, लेकिन तो भी चल पड़ा मामला। सरकार को लगा कि छोटा मोटा है, विरोध है, धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा, इसलिए सरकार ने छोटा मोटा करके और उसको समझाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि गलती हो गई थी सरकार से कि उनसे बिना बातचीत किए कानून ले आए थे, इसलिए शुरू में ही इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए था सरकार की तरफ से। वो भी ऐसा लगता है कि पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उस समय पर जितने संवाद बिठाने के क्रम चलने चाहिए थे वो नहीं किए गए। धीरे धीरे करके ये आंदोलन बढ़ने लग गया। बाद में बाकी के पंजाब के एरिया ने भी इसको अपना लिया, और धीरे धीरे करके पहले तो मुख्य रूप से वामपंथी यूनियनें थी, धीरे धीरे बाकी के गुट भी हो गए, और धीरे धीरे वहां के कुल मिलाकर पंजाब के लोगों को लगा, सिख समाज को खासकर, और इसलिए गुरुद्वारे इन्वॉल्व हो गए। कुछ फिर कनाडा से जो उल्टे सीधे वर्ग हैं, अब उसको खालिस्तानी मेंटेलिटी के कोई जो भी वर्ग हैं, वो भी सपोर्ट करने लग गए। कुल मिलाकर ये बड़ा आंदोलन। और इधर भी पंजाब, हरियाणा में भी जो खासकर अंबाला करनाल की बेल्ट है, इसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी और ये जो नेता हैं, ये सब लोग भी शामिल हो गए, और धीरे धीरे इसका आकार फैलने लग गया। अब सारा कुल मिलाकर ऐसी स्थिति हो गई। हालांकि कानूनों की देखा जाए तो इतना नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि जल्दबाजी हो गई थी, ये कुछ ऐसा समझो कि मरीज जाए और अपना वो दिखाए, और डॉक्टर को पता है फटाफट डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लग जाए। मरीज तैयार नहीं है, डॉक्टर के नहीं यही इंजेक्शन है मुझे मालूम है, मरीज क्या मैंने लगवाना ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं तू बीमारी क्या है, मेरे को पता है ये दवाई तो यही लगेगी। सारे में ये जिद पकड़ गया। अब वो इस कानून में धारा संशोधन करवा लो, इसमें ये बदल कर देते हैं जो तुम चाहते हो, बैठ के बातचीत करो। वो कहते हैं हमने तो कुछ सुनना ही नहीं, हमने तो बस एक है कि अब ये वापस दो करो। और वहां पर चला क्या चला तो ये कि ये सारा अडानी अंबानी करवा रहे हैं। फिर उन्होंने बेचारों ने अपने वो किया, दिए बड़े बड़े पोस्टर कि भाई हम तो इस फील्ड में है ही नहीं, एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारा आने का कोई इरादा ही नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कभी की नहीं है, हम ना आगे आने का इरादा है, जो भी हो। फिर एक बड़ा फैलाया गया कि तुम्हारी जमीनें जो हैं ये कंपनियां ले जाएंगी। हालांकि ये तो ठीक नहीं है, ये तो कहीं था भी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर एक अविश्वास और असंवाद का दौर बन गया। दोनों पक्ष,
सरकार ये कहती रही है अब तक और कह रही है, 11 दौर की वार्ता चल चुकी है कि भाई इसमें कोई संशोधन करवाना है करवा लो, लेकिन अब देरी से कहा, इसलिए वो अड़े हुए हैं कि कोई संशोधन, कोई हमने बातचीत करनी ही नहीं है, हमारे को तो ये तीनों कानून वापस करो। किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच, हमने स्टैंड क्या लिया? हमने कहा देखो एक बात स्पष्ट है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, चाहे कंपनियां खरीदे, चाहे वैसे खरीदा जाए, मंडी में खरीदे, कुछ भी करो, लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ऊपर किसानों को कोई दाम दे तो दे, नहीं तो उससे कम पर कहीं भी, बाहर हो अंदर हो कहीं पर भी हो, नहीं बिकना चाहिए। ये मोटी एक बेसिक बात स्वदेशी जागरण मंच ने भी और किसान संघ ने भी पारित की। दूसरा हमने कहा ई नैम मंडियां, क्या नाम है, डिजिटल मंडियां, इसकी मात्रा 1000 है, इसको बढ़ाना चाहिए। और जहां पर एपीएमसी सरकार भी कह रही है कि हाँ मंडियां मजबूत करेंगे, करनी चाहिए मंडियों को भी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इस समय पर, जिसको पंजाबी में कहते हैं अणख की लड़ाई, जिसको कहते हैं सम्मान की लड़ाई, जिसको कहते हैं जिद की, कि मैं जो कह रहा हूं वो मानी जाएगी। सरकार कह रही है कि जो है बिलों में जो संशोधन कराना है वो करा लो, ये कहते हैं नहीं तुमने हमारे से बिना पूछे ये लाए हैं, पहले ये वापस करो बाद में देखेंगे। इस बात पर अड़ा हुआ है मामला। उसी में ही 26 जनवरी को वो दे दी, कॉल दे दी। अब है क्या, किसान यूनियनों में मैं होकर भी आया हूं, सिंगू बॉर्डर पर भी होकर आया हूं, टिकरी बॉर्डर पे तो 2 बार होकर आया हूं, गाजीपुर बॉर्डर भी देखा है क्या कुल मिलाकर के किसानों की ये संगठनों की कोई बहुत एक नेतृत्व नहीं है। 25-30 अपने अपने जिलों के लीडर हैं, मोटे तौर पे तो उसमें वामपंथी विचारधारा वाले बड़ी मात्रा में लीडर हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ जरा धार्मिक प्रवृत्ति वाले जरा ज्यादा हैं, और कुछ इसमें एलिमेंट कनाडा के जो उपद्रवी या कनाडा के उग्रपंथी लोग हैं वो भी फाइनेंस करते हैं, सब प्रकार के एलिमेंट है। लेकिन कुल मिलाकर 26 जनवरी की काल, वैसे तो देखो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, इस दिन काल देनी बनती नहीं थी ट्रैक्टर मार्च की, उनको 28 मार्च या पहले देना चाहिए, लेकिन जो भी हुआ कुल मिलाकर, लेकिन उस दिन वास्तव में जो मेन वो है वो नहीं चाहती थी जत्थेबंदियां, लेकिन जो उपद्रवी वर्ग था उन्होंने उस दिन कर दिया, और जो हुआ सारा दुखद हुआ, सारे देश ने देखा। उसके कारण से संपूर्ण उसमें किसान आंदोलन भी बदनाम हुआ है। एक जरूर है, ये किसान आंदोलन मोटे तौर पर अभी तक अराजनीतिक चल रहा है। ये अलग बात है कि इसके नेताओं ने इलेक्शन लड़ा हुआ है, बड़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा का बड़ा लीडर बना फिर हुआ है, ये आप पार्टी से इलेक्शन लड़ चुका है, उसकी पत्नी इलेक्शन लड़ चुकी है। राकेश टिकैत एक बार कांग्रेस से, एक बार आरएलडी से इलेक्शन लड़ चुका है, हार हो चुके हैं। बाकी भी नेता ऐसे कई हैं जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस समय पर मामला जो है वो फंसा हुआ है। इस समय पर करना क्या चाहिए? वास्तव में दोनों में विश्वास उत्पन्न करना ये बहुत आवश्यक है। देखा जाए तो किसानों का 72-73 दिन तक इतनी भरी सर्दी के अंदर और यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर रहना बहुत कठिन काम है। क्यों? उनको लग रहा है कि हमारी जमीनें चली जाएंगी, हमारी फसल हो जाएगी, हमारा भविष्य सारा खराब हो जाएगा, भविष्य बचाना है तो ये कष्ट सहन करो। सरकार के दिमाग में है कि संसद ने पारित किया है भाई, क्या नाम है, कानून, और किसी प्रकार का कोई तुम्हारी जमीनें नहीं जानी, कोई कुछ नहीं जानी, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो संशोधन करवाना है करवा लो, अन्यथा इसको चलने दो। दोनों की एक जिद जो बनी हुई है ये उचित नहीं है। दोनों को ही इस उस पर आना चाहिए, संवाद बैठना चाहिए, और कोई भी आंदोलन ये लंबे समय तक चले ये समाज के हित में नहीं होता। उससे होता क्या है, हमारी घर की आपस की लड़ाई, और विदेशी कोई रिहाना है, कोई उल्टी सीधी लड़कियां हैं, सब जिनको मशहूरी चाहिए होती है, फिर विदेशी एजेंसियां होती हैं, चीन है, पाकिस्तान है, वो फंडिंग करते हैं कि तुम बयान दे दो, माहौल खराब होगा इंटरनेशनल लेवल पर। अरे हमारे घर की लड़ाई है, हम आपस में देखेंगे, हमारे किसान, हमारे सरकार आपस में देखेंगे कहां ना कहां हो जाए। लेकिन देरी करने के कारण से विदेशियों को, जो एजेंसियां ऐसी हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती है, उनको ये मौका मिल रहा है कि हाँ। इसलिए हमारा कहना है, स्वदेशी जागरण मंच का स्पष्ट कहना है कि हमारे को इस आंदोलन को जल्दी से निपटारा करना चाहिए किसी भी उस पर। इसलिए हम दोनों पक्षों को कह रहे हैं, किसानों को भी कह रहे हैं, भाई तुम भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, और जो भी बदल कराना चाहते हो कर पुरा के। जैसे ये अच्छा ऑफर आया था हमारे हिसाब से तो, कि 1.5 साल तक इसको निरस्त करते हैं,
बिलों को और एक कमेटी बना देते हैं, और वो कमेटी बाद में इकट्ठे होकर जो फैसला कर दी वही कानून का संशोधन होकर हो जाए। वास्तव में देखा जाए तो ये सरकार की तरफ से एक किस्म से बिलों से पीछे हटना था। और अब वो नेता हैं, वो किसानों के, उनमें एक नेता तो कोई है नहीं ऐसा, अलग अलग नेता है, वो एक दूसरे को वो भी करते हैं, कौन झुक गया, तू तो नहीं झुक गया, तू तो नहीं झुक गया। इस चक्कर में उन्होंने वो समझौता नहीं होने दिया। वास्तव में ये बिलों की वापसी दी। अब नहीं, एकदम यही घोषणा करो कि हम कानून वापस लेते हैं। अब सरकार भी जरा अड़ी हुई है कि भाई संसद में पारित प्रस्ताव है, एक को करेंगे तो कल को दूसरे भी आप कहोगे। इसमें से देश का नुकसान तो जरूर हो रहा है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच और बाकी सब लोग हम आशा भी कर रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जरूर निकल आएगा रास्ता। दोनों तरफ समझदार लोग हैं, किसानों की तो उसमें भी ठीक है, उतना बड़ा नेतृत्व तो नहीं होगा, लेकिन तो भी कोई ऐसे खराब लोग तो नहीं है, आखिर वो भी इतना कष्ट सहन करके कर रहे हैं, कुछ गलतफहमियां उनकी दूर भी हुई होंगी। और इधर सरकार ने भी सोचना चाहिए कि भाई अगर बच्चे नहीं मान रहे तो चलो कुछ ना कुछ तो उनको दे कर करें। तो ऐसा हमारा दोनों तरफ मत है, लेकिन कुल मिलाकर अगले दिनों में आशा है कि चीजें निकल आएंगी, ठीक आ जाएंगी। जिन्होंने 26 जनवरी को गलती की उनको तो सजा मिलने वाली है, वो तो जो कानून की प्रक्रिया वो चले, लेकिन दोनों का संवाद दोबारा से बैठकर और जल्दी हल निकले, हमारी ये इच्छा भी है और हमारे को विश्वास भी है कि जल्दी निकल आएगा चीजें और ये चीजें ठीक हो जाएंगी। कुल मिलाकर इस समय पर इतना कहना पर्याप्त है और भारत का भविष्य अच्छा है। हम इन किसान के इन बिलों में से, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ कि कसूर किसका कितना, किसका कम, किसका ज्यादा, लेकिन कुल मिलाकर आशा है, विश्वास है कि अगले दिनों में दोनों का संवाद बैठकर किसानों का और सरकार का चीजें ठीक हो जाएंगी। इस समय इतना कहना पर्याप्त है। जय स्वदेशी, जय भारत।